Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हम 9 पार्ट्स देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं, इसी लेक्चर में भी हम कुछ एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर का आपका एक ट्रांसफार्मर का टॉपिक रहता है, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहिए, जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर। परमेबिलिटी आपको पता है कि कितने इजीली किसी मटेरियल से फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये मैक्सिमम किस केस में रहेगी? फेरोमैग्नेटिक के केस में। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देख के आइए। मैं ये एज्यूम करके चलूँगी कि आपने वो लेक्चर्स देखे हैं और उसी तरह से हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार यहाँ पे करेक्ट लिखा होता है, कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है, तो हम ये नॉर्मली एज्यूम करके करेक्ट एज्यूम करके चल सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नॉट लिखा है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। ये ट्रू है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। यस, ये भी ट्रू है। हम देख भी चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास होती हैं, दे आर क्लोज्ड curves. If the magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहेंगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है? पैरेलल या इक्विडिस्टेंस नहीं रहती हैं ये। तो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। बिल्कुल ये सही है। देखिए, स्ट्रेंथ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ मैक्सिमम है। जहाँ वो अपार्ट हैं, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ कुछ कम है। तो ये चीज़ें आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे है, तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन बेसिक लेवल से लेके हार्ड लेवल तक कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनका सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए और हार्ड लेवल तक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number third, when magnetic flux linking a coil changes, a EMF is always induced, a current is always induced, both EMF and current always induced, neither EMF nor current induced। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टर के केस में हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, EMF हमेशा इंड्यूस होती है, और अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है तो आपका करंट भी उसमें फ्लो करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एन EMF इज ऑलवेज इंड्यूस। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी है, अगर ओपन है तो करंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आयरन इज विदड्रॉन द करंट बीइंग द सेम, करंट ये है, द फ्लक्स डेंसिटी विल बी। देखिए, अगर एक कॉइल इस तरह से है, उसमें करंट है, उस वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, कुछ फ्लक्स डेंसिटी आ रही है। अगर इसमें एक आयरन का पीस है जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट मीन्स बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हम इस आयरन को विड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम होगी एयर के कंपैरिजन में, ठीक है? क्योंकि ये आपका मटेरियल जो है, जो कि आयरन का है, ठीक है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये इजीली खुद से फ्लक्स को पास करेगा। तो अगर इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग current of 1 ampere is placed parallel to the magnetic field lines 1 Weber per meter square. The magnetic force acting on a conductor is force
का फॉर्मूला ये रहता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इनमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पर जो आपका कंडक्टर है उसे हम पैरेलल रख रहे हैं, दैट मीन्स एंगल थीटा क्या हो जाएगा, पैरेलल, दैट मीन्स 0 डिग्री, एंड साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स उस पर कितना लगेगा, 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल वायर्स each 0.5 meter long are at a distance of 1 meter from each other. If current flowing through each wire is 1 एम्पियर, द फोर्स बिटवीन द वायर्स इज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, उसे भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2 वायर्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें कुछ करंट रहेगा I1 I2 सपोज है, इनमें डिस्टेंस अगर R है, इनकी लेंथ L दे रखी है, तो फोर्स की वैल्यू हमने जो पढ़ रखी है उसकी वैल्यू ये है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसीलिए इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर है, उसकी वैल्यू रहती है μ0/2 पाई करंट्स का मल्टीप्लिकेशन I1 I2, और इन दोनों में डिस्टेंस क्या है उसे आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ मैंने इसे R से रिप्रेजेंट करा है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, फोर्स पूछ रखा है, तो देखिए वैल्यूज पुट कीजिए। μ0 की वैल्यू क्या रहती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 2 पाई है I1, करंट दोनों में सेम है 1 इंटू 1 एम्पियर, और इनमें रेडियस या फिर डिस्टेंस इन दोनों में कितना है, ओके डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा होता तो आपके पास ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लेते। अब आपसे सीधा फोर्स पूछा है, देखिए यूनिट्स न्यूटन में है, तो लेंथ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी, और लेंथ कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और देखिए वैल्यू क्या आती है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए तो बहुत से फॉर्मूलेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं, आपको वो फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, आपको वो फॉर्मूलेस सही से लगाने आने चाहिए, आपको उनके यूनिट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, तो कुछ एक ऑप्शन इस तरह का होता है कि आपको लगेगा कि आपका आंसर सही आया है, बट वो आंसर आपका गलत हो गया होगा। तो आपको फॉर्मूलास याद होना चाहिए, आपको वो सही से यूज़ करने आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस b आर कैरिंग ए करंट I एम्पियर ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करिए, एक्सर्टेड बाय 1 वायर ऑन ईच। ठीक है, ये 2 वायर्स हैं, कुछ करंट अगर ये लेके जा रही है तो इनमें कुछ फोर्स रहता है। फोर्स हमने देखा था कि किस रिपल्सिव रहेगा या अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा, ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, और उससे जो इससे पहले का लेक्चर है एमसीक्यूज, उसमें हमने ये चीज़ भी, इस तरह के एमसीक्यूज भी करे हैं कि रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। इस बार हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि जो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, सिर्फ वो टॉपिक्स आप पढ़ के नहीं जाएंगे, आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है, तो उसके सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या रहता है, अभी हमने डिस्कस करा, μ0/2 पाई, और करंट्स की वैल्यू अगर दोनों में सेम है तो y² हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस अगर b है तो ये b हो जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे उसने 2 पाई नहीं करा, यहाँ b² कर दिया। देखिए यहाँ b है, यहाँ b² है, कहीं I² है, कहीं I है, तो अगर आप को अच्छे से ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो आप बिल्कुल मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे अपने जो भी लेक्चर्स हैं, आप नोट्स बना रहे हैं या फिर पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं, पीडीएफ का लिंक भी आपके चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लोड कर दिए जाते हैं, अपलोड कर दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप या तो वहाँ पढ़ रहे हैं या खुद के नोट्स बना रहे हैं, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप कुछ सेकंड्स में ही अपना आंसर दे पाएँ। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर।
मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ऑप्शन डी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या रहता है, एन आई बाई एल। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या रहता है, ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट्स हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एम एफ पर यूनिट फ्लक्स, और एम एम एफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। तो ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। द एसआई यूनिट्स ऑफ रिलक्टेंस, देखिए अभी ही हमने डिस्कस करा, रिलक्टेंस के एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एम्पियर, करंट, टर्न, एन के यूनिट्स रहेंगे, और फाई के यूनिट्स क्या रहते हैं, वेबर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट वेबर। इससे रिलक्टेंस के यूनिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी रिलक्टेंस के बहुत से फॉर्मूलेज हैं, उससे आपके यूनिट्स डिफरेंट भी बन सकते हैं, तो सभी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। अ मैग्नेटिक circuit has mmf of 400 ampere turns and a reluctance of 2 into 10 raised to power 5 ampere turns per Weber. The magnetic flux in the magnetic circuit, flux आपको find out करना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो अभी हमने डिस्कस करा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और यहाँ रिलक्टेंस हो जाएगा, ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, इससे आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 वेबर। ठीक है, इजी है, फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी पूछे जाएंगे। इजीली सिंपल कैलकुलेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल हैज़ 10 turns and carries a current of 750 milliampere. The magnetizing force of the coil in, ठीक है, लेंथ हमें दे दी, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे दी, करंट हमें दे दिया, फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला रहता है, अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके, तो नंबर ऑफ टर्न्स 10, करंट की वैल्यू क्या है, 750 मिली एम्पियर, तो मिली को आप एम्पियर में चेंज करेंगे, 10 रेज टू पर -3 का फैक्टर आएगा, लेंथ 2 इंटू 10 रेज टू पर सेंटीमीटर है, तो -2 का एक फैक्टर आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सेंटीमीटर टू मीटर कैसे करेंगे, मिली एम्पियर्स को एम्पियर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नैनो है, फेरो है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज डैश द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, रिलक्टेंस और परमेबिलिटी हमेशा ही अपोजिट है। डेफिनेशन से भी आपको पता है कि रिलक्टेंस क्या है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने में कितना अपोजिशन एक मटेरियल शो कर रहा है, वो रिलक्टेंस है, और परमेबिलिटी क्या है, कितनी ईज वो शो कर रहा है, कितने इजीली उससे फ्लक्स पास होएगा। तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आप आंसर दे सकते हैं। द रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट वेरीज एज, रिलक्टेंस जब हमने इंडक्टर्स के केस में देखा था, ये रिलक्टेंस हमने डिस्कस करा था, तो वहाँ हमने कि इसका फॉर्मूला देखा था, ए, लेंथ पर यूनिट म्यू इनटू एरिया। ठीक है, तो ये कैसे वेरी करता है, लेंथ पर यूनिट एरिया। आपका ऑप्शन रहेगा बी, लेंथ पर यूनिट एरिया। तो देखिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए, रिलक्टेंस के हैं या किसी और चीज़ के हैं। द एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्डिंग टू डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये देखिए हमने जब हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, फ्लक्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, तो हमने
उनका कंपैरिजन भी करा है इलेक्ट्रिक सर्किट से कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वो किसके एनालॉगस है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके एनालॉगस है? ऑप्शंस देखिए, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर ईएमएफ। आपको सारे ही ऑप्शंस लग रहा होगा, बट ये ईएमएफ के हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डेंस है, एनालॉगस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही कुछ सर्किट में करंट आ रहा है, उसके बाद कुछ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस उसमें इंड्यूस हो रहा है। यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से ही किसी मटेरियल में कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, और एक इसका पैरामीटर और रिलक्टेंस भी है, जैसे इसका एक पैरामीटर रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए एमएमएफ इज एनालॉगस टू ईएमएफ। उसी तरह से फ्लक्स is corresponding to this current, and reluctance is analogous to resistance in electric circuit. Next question. Permeance of a magnetic circuit is dash area of the cross section of the, ठीक है, परमियंस। ठीक है, हमने ये देखा कि रिलक्टेंस जो है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल म्यू ए के प्रोपोर्शनल है, तो परमियंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगी। ये अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के और परमियंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, BH कर्व फॉर ए डैश विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए ऑरिजिन। ऐसा BH कर्व हमने ये देखा है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह का मैग्नेटिक BH कर्व रहता है जो कि ऑरिजिन से पास होता है और एक स्ट्रेट लाइन रहती है। तो इनमें से कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? एयर आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन, स्टील या हार्डन स्टील या सॉफ्ट स्टील या सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन, ये सारे आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनके लिए कर्व कुछ डिफरेंट रहता है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमने BH कर्व डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट एवर मे बी द फ्लक्स डेंसिटी इन डैश द मटीरियल विल नेवर सेचुरेट। ठीक है, कितनी भी फ्लक्स डेंसिटी हो, कोई एक मटेरियल कभी भी सेचुरेट नहीं होगा। ये भी आपका BH कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम H की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो B की वैल्यू इंक्रीज ही होती जाती है और ये कभी भी सेचुरेट नहीं होता है। बट अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका कर्व यहाँ आके सेचुरेट होता है। ठीक है, और यह देखिए यहाँ भी सेचुरेशन आता है, ये सेचुरेशन है, ये सेचुरेशन है। इसके बाद अगर आप H को इंक्रीज कर रहे हैं तो B की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये आपका सेचुरेटिंग पॉइंट है। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में इस तरह से नहीं होगा। तो अगेन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इन ऑप्शंस में कौन सा है? एयर आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पियर टर्न पर मीटर विल प्रोड्यूस ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डैश इन एयर। B और म्यू के बीच में फॉर्मूला आपको ये दिखता है। अगर एयर है तो यहाँ म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और वैल्यूज देख लीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और H की वैल्यू भी दे रखी है। और ये पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 3.14। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो आ रहा है वो कुछ 1.13 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कई बार आपके क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे और आप देखेंगे कि आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 10⁻⁻³ का भी एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, 10⁻⁻³ का अगर फैक्टर है तो ये मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये 1.13 है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये किसके पास में है? देखिए 1.13 1 के क्लोजर है, तो आप अपना आंसर टिक करेंगे 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप यूनिट्स भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और यहाँ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस इज ए फिनोमिनन ऑफ डैश इन ए मैग्नेटिक सर्किट, लैगिंग ऑफ B बिहाइंड H, लैगिंग ऑफ H बिहाइंड B, सेटिंग अप ए कांस्टेंट फ्लक्स और नन। आपने पढ़ लिया कि हिस्टेरिसिस क्या है, हिस्टेरिसिस लूप भी क्या है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसे आंसर नहीं कर पाएंगे। तभी हम ये कहते हैं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, MCQs इंपॉर्टेंट है। किसी एक चीज़ के पीछे ही नहीं भागेंगे कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये कर्व कुछ H
और बी के बीच में रहता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप लगा रहे हैं, उसकी वजह से बी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करते जा रहे हो बी की वैल्यू उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ आके वो सेचुरेट हो रही है। इसे आप इंक्रीज भी कर रहे हो तो बी की वैल्यू एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई है। अब अगर आप एच को डिक्रीज भी कर रहे हो तो बी की वैल्यू, बी का जो पाथ है वो ये नहीं रहेगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर देखिए यहाँ एच की वैल्यू 0 भी हो चुकी है, बी फिर भी आपके पास है। इसी तरह से ये हमने पूरा का पूरा लूप, हिस्टेरिसिस लूप डिस्कस करा है। ठीक है, तो ये क्या है, लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, क्योंकि एच तो आप प्रोवाइड करवा रहे हो बाय प्रोवाइडिंग करंट, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स आ रहा है, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंड्यूस हो रही है। तो ये जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स आपका एच इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ रहता है NIL। ठीक है, अगर आई इंक्रीज कर रहे हो तो एच इंक्रीज हो रहा है, बट उस तरह से आपका बी नहीं इंक्रीज हो रहा। ठीक है, बी लैग कर रहा है एच के इंक्रीज होने पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए। यही आपकी हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट डैश रिप्रेजेंट द सेचुरेशन कंडीशन। अभी हम डिस्कस कर चुके, ए आपका सेचुरेटिंग पॉइंट है, या फिर डी भी, अगर डी ऑप्शन में होता और ए नहीं होता तो ये भी आपका सेचुरेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, द पॉइंट डैश रिप्रेजेंट द ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये आपकी कोरेसिविटी है, ये आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये आपकी कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स है। ये चीज़ें क्या हैं हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चे वो प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे उनके लिए रिपीटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी, ऑप्शन सी है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड ओसी रिप्रेजेंट योर कोरेसिव फोर्स और कोरेसिविटी। बी, नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप विल बी लीस्ट फॉर राउट आयरन, हार्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील या फिर सॉफ्ट स्टील। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। सिलिकॉन स्टील के लिए आपका जो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया है वो मिनिमम रहता है, इसी वजह से इसे हम बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए इसे यूज़ करेंगे, या मशीन्स, डीसी मशीन्स बनाने के लिए, एसी मशीन्स बनाने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द मैग्नेटिक सर्किट यूजिंग मटेरियल ऑफ नैरो हिस्टेरिसिस लूप, इंक्रीजिंग MF ऑफ द सर्किट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अगर हिस्टेरिसिस लूप का एरिया नैरो है या कम है तो हिस्टेरिसिस लॉस कम होंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हिस्टेरिसिस एरिया और हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैमिनेटिंग द मैग्नेटिक सर्किट किसके लिए, किस लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, एडी करंट लॉस को यूज़ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, द हिस्टेरिसिस लूप फॉर द मटेरियल हैविंग हाई रिटेंटिविटी इज वाइड, नैरो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और डाटा इनसफिशेंट। स्ट्रेट लाइन तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा, रिटेंटिविटी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल में आ रही है, और रिटेंटिविटी हमने ये कहा ये है। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो यहाँ आ रही है, तो देखिए कुछ एक ग्राफ सपोज कुछ इस तरह से है। ठीक है, और कुछ एक ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें रिटेंटिविटी की वैल्यू कम है, इसमें रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो हिस्टेरिसिस लूप इसका वाइड है और इसका नैरो है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी की वैल्यू अगर हाई है दैट मीन्स जो आपका लूप है वो वाइड है, अगर ये कम है तो लूप नैरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज। म्यू नॉट के SI यूनिट्स हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हेनरी पर मीटर है, पर हमने यहाँ देखा कि कुछ ऑप्शंस कुछ अलग से ही दिए गए हैं। तो क्या हम कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिससे ये वैल्यूज़ इनमें आपका आंसर आए। देखिए क्या है, मीटर है, एम्पियर टर्न्स है, दैट मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स का टाइप का कुछ फॉर्मूला लगने वाला है, वेबर भी है, दैट मीन्स फ्लक्स भी कुछ आने वाला है। इनमें इनके बीच में आपके पास कोई रिलेशन होना चाहिए, तो निकाल सकते हैं ये रिलेशन। देखिए B इज इक्वल टू म्यू H या फिर म्यू नॉट H, अगर म्यू R की वैल्यू 1 है। ठीक है, या फिर म्यू R वैसे भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिटलेस रहता है। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, B/H। B क्या रहता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स पर एरिया
से डिफाइन करते हैं हम बी को, और एच को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, बहुत बार अब इसी लेक्चर में हम देख चुके, एन आई पर यूनिट लेंथ, तो एन आई की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट मीटर। ठीक है, तो ये आप सेट करेंगे इसे, तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास, ऑप्शन बनेगा वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर, ऑप्शन सी। The hysteresis loss in a ferromagnetic material is directly proportional to the area of the loop, inversely proportional, directly proportional to the square of the area of the loop, none of the above। देखिए यहाँ कंफ्यूज कर देगा, अगर आप ये भी करके चलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो या तो एरिया ऑफ द लूप है या तो स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द लूप है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द लूप है, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द लूप नहीं है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशंस भी बनते हैं कि किस में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ये प्रीवियस लेक्चर्स के एमसीक्यूज में हम कवर कर चुके हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिए और एक दूसरे से कंपेयर कीजिए ताकि पेपर में आप कंफ्यूज ना हो। The shape and the size of the hysteresis loop depends upon nature of the material, maximum flux density, initial stage of the material, or all of the above। आंसर रहेगा आपका all of the above। The hysteresis effect in an electric machine results in power loss, true है, raises machine temperature, true है, losses हैं तो temperature increase होगा, reduces machine efficiency, true है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, all of the above। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना नहीं मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।